हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य एकेडमी मेरठ। तो आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, करंट का एक पार्ट और आगे बढ़ाते हैं और उसको पढ़ते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ नियुक्तियां बताई थी और आप उसको वीडियो अपलोड हो गई होगी, तो आपने उसमें नियुक्तियां देखी होंगी। ऐसी ही एक नियुक्ति बहुत चर्चाओं में रही डॉक्टर हर्षवर्धन की। तो डॉक्टर हर्षवर्धन किस नियुक्ति के कारण चर्चाओं में थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हम फिर शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। तो देखें, डॉक्टर हर्षवर्धन अब ये किस पद पर नियुक्त किए गए, जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही इनकी नियुक्ति, क्योंकि ये WHO के कार्यकारी बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड या कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना महामारी के टाइम पर WHO बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा। अमेरिका जैसे देशों ने या बहुत सारे देशों ने चाइना पर आरोप लगाया कि WHO और चाइना के बीच में मिलीभगत हो गई और कोरोना बहुत समय पहले आ चुका था, लेकिन ये जानकारी नहीं दी गई बाहर। तो उस टाइम पर कि WHO के हेड चेंज हो गए हैं, ऐसे समाचार आपने बहुत सुने। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि WHO के हेड चेंज नहीं हुए हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन की नियुक्ति जरूर हुई है, लेकिन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में ये इनकी चर्चा की गई है। इसलिए आप इन्हें याद रखेंगे कि भारत के वो व्यक्ति कौन है जो कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। तो उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 2020-21 के लिए। नोट करेंगे आप 2020-21 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी, विश्व पुस्तक राजधानी। देखो, हर साल किसी पर्टिकुलर शहर को, किसी पर्टिकुलर देश के शहर को विश्व पुस्तक राजधानी अर्थात कैपिटल को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नियुक्त किया जाता है, चुना जाता है। तो इस बार विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में 2021 के लिए है तिब्लिसी। तो ये कौन है? तिब्लिसी इस कैपिटल, और ये है जॉर्जिया की कैपिटल। जॉर्जिया के शहर तिब्लिसी को विश्व पुस्तक राजधानी 2020-21 चुना गया है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ये है, नोट कर लेंगे आप इसको और ध्यान रखेंगे। तो 20-21 का मतलब है, इस तरीके से 21 ही कर सकते हैं आप इसको कि 2021 के लिए, खाली 2021 ही लिख लें, 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी। और नीचे आप नोट करके लिख सकते हैं कि 2020 जो कि वर्तमान में चल रहा है, 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया जा चुका है। किसको? कुआलालंपुर। 2020 के लिए कुआलालंपुर मलेशिया और 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी तिब्लिसी जॉर्जिया को चुना गया है। अर्थात इस बार 2021 के में तिब्लिसी विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित की गई है। इसके बाद नेक्स्ट देखें कि ये आपने लिख लिया होगा। देखिए, T20 वर्ल्ड कप, T20 नेक्स्ट लिखेंगे T20 वर्ल्ड कप किसका? क्रिकेट का। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट महिला याद रखें। T20 वर्ल्ड कप महिला, ये किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। T20 वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता है? तो ये महिलाओं का है और ये किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और आपको एक बात याद रखनी होगी कि ये कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया पांचवी, अर्थात ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार जीता है। कितनी बार जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया? इसको 5वीं बार जीत चुकी है। और ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया है? तो यहाँ अच्छा क्वेश्चन है, भारत को हराकर।
तो देखें T20 महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया 2 टीम फाइनल में पहुंची। ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता और ऑस्ट्रेलिया 5 बार इस खिताब को जीत चुकी है और ये खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है किसको हरा करके? भारत को हरा करके। तो ये नोट करेंगे आप। इसमें देखें कि इस क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया है? तो इसका नाम लिखें आप, बेधानी मुनी। बेधानी मुनी ऑस्ट्रेलिया की ही प्लेयर हैं ये, बेधानी मुनी। तो यहां से 3 बातें याद रखनी है। T20 वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार भारत को हरा करके और प्लेयर ऑफ द सीरीज बेधानी मुनी को घोषित किया गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया की ही प्लेयर है। इसके बाद नेक्स्ट चलें। एक जल विद्युत परियोजना एटालिन, नाम है एटालिन जल विद्युत परियोजना। एटालिन जल विद्युत परियोजना। अब देखिए किस राज्य की परियोजना है। क्वेश्चन आ जाता है कि ये परियोजना किस राज्य की है, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी। कई बार ये घाटी पूछ ली जाती है, दिबांग घाटी कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में स्थित। ठीक, इसके साथ एक चीज और आपको याद रखनी है कि देखिए जब भी कोई जल विद्युत परियोजना या कोई भी परियोजना सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती है तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों के, भारत के नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए की जाती है, बेनिफिट देने के लिए की जाती है, लेकिन इससे हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। ऐसा ही मैं बताने जा रही हूँ कि एटालिन जल विद्युत परियोजना जो सरकार ने शुरू की, तो देखें आप इसके लिए 2,70,000 पेड़ों का कटान किया गया है। इस परियोजना को स्थापित करने के लिए 2,70,000 पेड़ों का कटान किया गया है, तब जाकर के आपकी ये परियोजना शुरू हो रही है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है एटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश राज्य। जैसा कि आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, तो ये परियोजना कौन से स्टेट में है ये याद रखना है। इसके बाद एक ऑपरेशन चलाया गया है जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते। तो क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा चलाया गया? तो ये भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया अभियान। भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया अभियान है ऑपरेशन नमस्ते। नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद देखें हम नेक्स्ट उमंग। अब क्वेश्चन आता है कि उमंग क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि उमंग एक एप्लीकेशन है। उमंग क्या है? उमंग एक ऐप है। पहली चीज तो आपको यही याद रखनी है कि उमंग एक ऐप है। दूसरा अच्छा क्वेश्चन है कि जो ये ऐप है ये कौन से विभाग द्वारा शुरू की गई, तो ध्यान रखें भारतीय मौसम विभाग द्वारा शुरू किया गया, शुरू की गई। भारतीय मौसम जो 7 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करा रही है, भारतीय मौसम विभाग जो 7 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, उसने एक एप्लीकेशन शुरू की है उमंग। तो अब आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि उमंग किस विभाग के द्वारा शुरू की गई एप्लीकेशन है, तो आपको याद रखना है कि ये मौसम विभाग के द्वारा शुरू की गई है। दूसरे सेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि उमंग क्या है। उमंग एक सैटेलाइट है, उमंग एक एप्लीकेशन है, या उमंग कोई परियोजना है, या उमंग कोई अभियान है। तो ध्यान रखें उमंग एक एप्लीकेशन है अर्थात एक ऐप है। तो यहां पर आपको ये बात याद रखनी है अच्छे से। इसके बाद देखें नेक्स्ट, जो एक कोरोना महामारी है,
इस कोरोना महामारी से देखा है हम सभी लोग एक टेंशन में, डिप्रेशन में आ गए हैं। तो इस कोरोना महामारी के बीच लोगों को डिप्रेशन से उभारने के लिए, या जो एक अनावश्यक रूप से एक बोझ सा पड़ गया है हमारे दिलो दिमाग पर, उससे दूर करने के लिए एक प्रेरणादायक गीत कुछ गायकों ने गाया है, जिसे आप कह सकते हैं इस गीत में 211 गायक जुड़े हुए हैं। और इस गीत का जो नाम है वो है जयतुम भारतम वसुधैव कुटुंबकम। जयतुम भारतम वसुधैव कुटुंबकम। ये बोल है उस गाने के, जयतुम भारतम वसुधैव कुटुंबकम। ये क्या है? कोरोना महामारी के बीच, कोरोना महामारी के बीच प्रेरणादायक, याद रखेंगे, प्रेरणादायक एक गीत जिसे 211 जिसे 211 गायकों द्वारा गाया गया है। अब देखें ये जो इस गीत के बोल है ये किसने लिखे हैं? तो इस गीत के बोल लिखे हैं प्रसून जोशी। तो कोरोना महामारी के बीच एक जो गीत है वो बहुत चर्चाओं में रहा। आप नेट पर भी डाल कर देखेंगे, बड़ी अच्छी आवाज में, बड़े अच्छे धुन में ये है, जयतुम भारत वसुधैव कुटुंबकम, जिसके बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने। और इसमें 211 गायकों ने अपनी भूमिका निभाई है। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखें ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने चीन से अपना पूरा का पूरा विनिर्माण जो कार्यक्रम था वो सब, या परिचालन था, वो सब वहां से हटा लिया है और उसे भारत में स्थापित कर दिया है। तो ऐसी कौन सी विदेशी कंपनी है जो चीन से अपना पूरा सफाया कर चुकी है और वो आकर के भारत में अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर रही है? तो उसका आपको नाम याद रखना है। तो यहां लिखेंगे चीन से अपना परिचालन संपूर्ण रूप से बंद कर उसे भारत में स्थापित करने वाली विदेशी कंपनी। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने पूरा का पूरा अपना जो बोरिया बिस्तरा है, अर्थात अपना जो परिचालन कार्यक्रम वहां उसका चलता था, कंपनी उसकी स्टैब्लिश थी, उसे वहां से हटा लिया है और उसने भारत में उसको स्थापित कर दिया है? उस कंपनी का नाम आप लिखे कासा एवर्ज जिम। इसका नाम है कासा एवर्ज जिम। ये कंपनी है। और देखिए ये कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी जर्मनी की है। कहाँ की कंपनी है? ये जर्मनी की कंपनी है। और ये जर्मनी की कंपनी किस चीज का निर्माण करती थी? तो यहाँ आप लिख सकते हैं ये फुटवियर, जूते चप्पलों का निर्माण करती थी, एक फुटवियर कंपनी है। कासा से भी आप याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, कासा ने चीन से अपना सारा का सारा माल वापस ले लिया है, सारा कार्यक्रम वहां से उन्होंने वापस उठा लिया है। और देखें अब ये भारत में आ गई है, तो भारत में ये कंपनी कहाँ पर अपना परिचालन शुरू करेगी? तो ये भारत में, जहां लिखा ना भारत में, तो ये भारत में कहाँ स्थापित कर रही है अपना कारखाना? आगरा में। तो दूसरा अच्छा क्वेश्चन है कि जर्मनी की कासा एवर्ज जिम कंपनी भारत के किस राज्य में? तो यूपी राज्य, भारत के यूपी राज्य के किस शहर में अपना परिचालन शुरू करने जा रही है? तो उसका नाम है आगरा। दोनों ही तरीके से आपके लिए क्वेश्चन सामने बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जब हमने
बजट को पढ़ा था। बजट में इस सरकार ने मछली उत्पादन पर विशेष जोर दिया है। तो मछली उत्पादन के लिए सरकार के द्वारा कितने हजार करोड़ की राशि से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तो आप नेक्स्ट देखें यहाँ पर, प्रधानमंत्री मत्स्य, पीएम मत्स्य मछली संपदा एस्टेट योजना, पीएम मत्स्य संपदा योजना। तो ये तो आप समझ गए, मत्स्य वर्ड आ गया है तो मछली के उत्पादन से रिलेटेड है। लेकिन इस योजना के लिए सरकार ने कितने करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है, तो यहां लिखें 20,000 करोड़ की राशि के साथ, 20,000 करोड़ की राशि के साथ शुरू की गई। 20,000 करोड़ आपको याद रखना है यहां पर, अच्छे से नोट कर लिया आपने। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट देखें कि योजना है जिसे आप कह सकते हैं समर्थ योजना। कौन सी है? समर्थ, SAMARTH, समर्थ योजना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या फिर समर्थ क्या है, योजना भी नहीं रखेंगे आप, समर्थ किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है कि ये मानव संसाधन मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में, क्वालिटी, गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, एक इलेक्ट्रिक गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है समर्थ। अब देखिए क्वेश्चन यहां से कैसे बनता है। क्वेश्चन बनता है समर्थ, ये ई गवर्नेंस योजना, एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो याद रखना है मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। ये नेट के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। तो और दूसरा, क्योंकि नेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, नेट का स्पेशली जो फर्स्ट पेपर आता है वहां पर एजुकेशन जो आपका एक यूनिट के रूप में आता है, हायर एजुकेशन, तो ऐसी कोई भी स्कीम यदि शुरू की जाती है तो नेट के पेपर में बहुत पूछी जाती है। तो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है कि समर्थ किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है हायर एजुकेशन। ओनली एजुकेशन भी नहीं याद रखेंगे, हायर एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन, वहां कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है समर्थ, ये एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट देखें, पिछले दिनों आपने कोरोना की तरह एक बहुत बड़ी चर्चा टिड्डियों के बारे में भी सुनी थी। किसके बारे में? टिड्डी। तो टिड्डियों के बारे में जो चेतावनी देने वाला संगठन है उसका नाम क्या है? टिड्डी के बारे में चेतावनी संगठन, टिड्डी चेतावनी संगठन, जिसे हम बोलते हैं LWO। तो LWO किससे रिलेटेड संगठन है? तो टिड्डी से है। LWO की फुल फॉर्म क्या है? तो हमें यहां भी ये याद रखनी है, L का मतलब है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना है टिड्डी चेतावनी संगठन LWO। और देखिए LWO की स्थापना कब की गई थी? एक और अच्छा क्वेश्चन यहां से निकल के आता है कि LWO का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1946। स्थापना ईयर भी आप यहां याद रखेंगे, 1946। और इसके दो मुख्यालय हैं। LWO के मुख्यालय कितने हैं? 2 हैं। एक मुख्यालय है इसका केंद्रीय मुख्यालय, तो यहां देखें इसका केंद्रीय मुख्यालय कहां पर है? केंद्रीय मुख्यालय, सेंटर हेडक्वार्टर कहां पर है? फरीदाबाद। तो ये लिखें आप, केंद्रीय मुख्यालय LWO का फरीदाबाद, जबकि क्षेत्रीय मुख्यालय कहां पर है? रूरल क्षेत्रीय मुख्यालय, या आप लिखें जोधपुर।
अब क्योंकि LWO फिलहाल टिड्डी की वजह से बहुत लंबे समय बाद एकदम चर्चाओं में आया बहुत ज्यादा, तो उसके बारे में हमें तीनों चारों जानकारी होनी चाहिए। LWO किससे रिलेटेड है, LWO की स्थापना कब हुई थी, LWO का हेडक्वार्टर भारत में केंद्रीय पूछा जाए तो फरीदाबाद और क्षेत्रीय पूछा जाए तो इसका जोधपुर में हेडक्वार्टर है। तो ये लिखेंगे आप, जल्दी से लिखें फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट देखें, एक प्रोग्राम शुरू किया गया है और इस प्रोग्राम का नाम है अर्पित। क्या नाम है इसका, अर्पित। देखिए नाम ऐसे हैं, देखते ऐसे लगेगा ये हमारे घर में किसी भाई का नाम है, भतीजे का नाम है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि अर्पित किससे रिलेटेड है तो फिर हम घूम जाते हैं कि अर्पित तो हम रोज अपने घर में देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्पित किससे रिलेटेड है तो आपको याद रखना है उच्च शिक्षा की व्यावसायिक, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की व्यावसायिक विकास हेतु सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान या प्रोग्राम। तो ध्यान रखें, जैसे मैंने अभी समर्थ के बारे में बताया था हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, वैसे ही ये अर्पित भी किससे रिलेटेड है, हायर एजुकेशन से, लेकिन ये जो अभियान है ये ऑनलाइन है, ये याद रखें, ये ऑनलाइन एक कार्यक्रम है अर्पित। तो अर्पित और समर्थ दोनों ही किससे रिलेटेड हैं, तो आपको याद रखने हैं दोनों ही एजुकेशन से रिलेटेड हैं, और वो भी कौन सी एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से। उसके बाद नेक्स्ट देखें, जैसा अभी अगस्त का महीना चल रहा है तो इससे पहले मई का महीना आया था जिसमें एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे, ये एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन, आयोग का भी बहुत पेट क्वेश्चन है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। और देखें इस बार जो जैव विविधता दिवस का मेन थीम था, मेन सब्जेक्ट था, तो वो भी आप लिखना है इस बार। विषय क्या रहा इस बार का, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। तो इसका विषय था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, NATURE। तो ये तो जनरली हमने याद होगा बहुत बच्चों को, मैंने एनवायरनमेंट जब टेट सुपर टेट में पढ़ाया, खूब पढ़ाया, खूब अच्छे से उन्हें याद है। लेकिन इस बार जो जैव विविधता दिवस मनाया गया उसका थीम क्या रहा, उसका विषय क्या रहा, तो वो भी आप एक लाइन और याद रख लें, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। हमारा सॉल्यूशन नेचर में ही है, नेचर के ही अंतर्गत मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने होता है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी अर्थात होस्ट करना, मेजबानी भारत द्वारा रद्द कर दी गई और इसे किसे सौंपा गया, भारत से लिखेंगे, बल्कि भारत से रद्द कर दी गई है, जिसके बाद यह चैंपियनशिप होगी कहां पर। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन बना है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत से लेकर के किसको दे दी गई है, तो बेलग्राद सर्बिया। ये इस बार होगी कहां पर, बेलग्राद सर्बिया, यहां पर होगी ये। तो ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, लिखेंगे आप इसको। नेक्स्ट देखें,
कार्यक्रम शुरू किया गया, या एक कह सकते हैं एक उपग्रह बाजार में आया। कार्यक्रम नहीं, आप लिखेंगे एक उपग्रह, और उस उपग्रह का नाम है नूर। अब देखिए नूर क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नूर क्या है, तो आपको याद रखना है एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है। नूर क्या है, एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है, और ये इस सैटेलाइट को कौन सा देश लॉन्च कर रहा है, तो उस देश का नाम आपको लिखना है ईरान। देश का नाम है ईरान। ऐसा ही नेक्स्ट, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, वैश्विक ग्लोबल प्रेस स्वतंत्रता फ्रीडम सूचकांक इंडेक्स। देखिए GPFI, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। जैसा मैंने बताया है कि सूचकांक में दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और देखिए आयोग बीओ के एग्जाम के लिए याद रखेंगे अच्छे से कि आयोग बहुत पूछता है सूचकांक, अर्थात एक सूचकांक को जरूर पूछ लेता है। तो जो 2020 में स्वतंत्रता सूचकांक में अब एक तो पूछेगा पहला स्थान किसका है, और दूसरा क्वेश्चन उसमें से होता है कि भारत की रैंक वहां पर क्या है। तो हमें याद रखना है कि सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है, नॉर्वे का। जहां की प्रेस सबसे ज्यादा स्वतंत्र है वो देश है नॉर्वे, और भारत की पोजीशन यहाँ पर क्या है, तो या फिर पहले लिखें प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, और अंतिम स्थान किसका है, अंतिम स्थान है नॉर्थ कोरिया का। अंतिम स्थान नॉर्थ कोरिया, और भारत की पोजीशन, भारत है 142वां नंबर है। देखिए 180 देशों की लिस्ट आती है, कितने देशों की लिस्ट आती है, 180 देशों की लिस्ट आती है, जिसमें भारत इतना पिछड़ा हुआ है, अर्थात पिछड़ेपन की स्थिति में आप उसे रख सकते हैं कि यहाँ की प्रेस इतनी आजाद नहीं है, इतनी स्वतंत्र नहीं है जितनी कि नॉर्वे की है। नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पर है प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में। तो ये आप लिख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक विद्रोह बहुत चर्चाओं में था जिसका नाम है हूती। हूती क्या है, एक विद्रोह है। तो पहला याद रखना है हूती एक विद्रोह है। अब ये जो हूती विद्रोह है ये कहां पर शुरू किया गया, तो याद रखें यमन देश है, यमन, उसका एक विद्रोह है, कौन सा, हूती। तो ये आपको याद रखना है। अब एक आंदोलन चला है जिसका नाम है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर एक आंदोलन है, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। अब देखिए ये आंदोलन किसने शुरू किया और ये आंदोलन किस से रिलेटेड है, तो हमें याद रखना है छात्रों द्वारा समर्थित, इसको आप लिखें छात्रों द्वारा समर्थित यह आंदोलन ग्रेटा बहुत अच्छे से नाम याद आ गया होगा, थुनबर्ग के नेतृत्व में चलाया गया। जैसा आप जानते हैं ग्रेटा थुनबर्ग कौन है, ग्रेटा थुनबर्ग ये एक पर्यावरणविद कह सकते हैं, जलवायु परिवर्तन पर अपना संबोधन भी इन्होंने यूएन में दिया था, और एक तरीके से ये टाइम्स मैगजीन की भी फ्रंट पर छाई हुई थी। ग्रेटा थुनबर्ग पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हें मिला है। तो ग्रेटा थुनबर्ग जो कि एक बहुत ही कम उम्र की लड़की है स्वीडन की, इसके आंदोलन में एक नेतृत्व चलाया गया छात्रों द्वारा समर्थित, जिसका नाम है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। तो क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बनता है कि फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ये आंदोलन किससे रिलेटेड है, तो पर्यावरण से रिलेटेड है, और दूसरा इसकी नेतृत्वकर्ता कौन है, तो इसके नेतृत्वकर्ता हैं ग्रेटा थुनबर्ग। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, और एक कार्यक्रम है ट्यूलिप। नेक्स्ट एक कार्यक्रम चलाया गया है ट्यूलिप।
कार्यक्रम का नाम है ट्यूलिप। तो राष्ट्र निर्माण में इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए, राष्ट्र निर्माण में इंजीनियरिंग स्नातक ग्रेजुएट, राष्ट्र निर्माण में इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, इंटर्नशिप कार्यक्रम ये भी किसके लिए है? ये इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए है, ये इंजीनियर स्नातक के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है क्या? ट्यूलिप। तो ये आप इस तरीके से याद रखेंगे और ये इसलिए इस्तेमाल शुरू किया गया है जिससे कि जो हमारे युवाएं हैं इनकी कैपेसिटी का भरपूर उपयोग किया जा सके। ऐसा एक कार्यक्रम ट्यूलिप के नाम से शुरू किया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है जो एजुकेशन से रिलेटेड होता है तो वो कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये मानव विकास संसाधन मंत्रालय, मानव विकास संसाधन मंत्रालय से शुरू किया गया है इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट, एक घाटी बहुत चर्चाओं में रही थी, नाम सुना होगा आपने, गलवान घाटी, है ना? या कह सकते हैं भारत और चीन के बीच जो पिछले दिनों बहुत ज्यादा झड़प रही, टेंशन्स रही, तो वो कौन सी घाटी को लेकर की थी? किस घाटी क्षेत्र में उन लोगों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ था? आधी रात को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सैन्य झड़प हुई थी जिसमें कर्नल सहित 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। तो वो घाटी का नाम है गलवान घाटी। तो नेक्स्ट लिखें आप गलवान घाटी। इसे आप लिख सकते हैं भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच। अब देखिए डेट भी इंपॉर्टेंट रखेंगे, 15-16 जून, 15-16 जून की मध्यरात्रि को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में, पूर्वी लद्दाख क्षेत्र याद रख लें, ये गलवान घाटी कहां पर है? पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सैन्य झड़प हुई जिसमें कर्नल सहित 20 जवान शहीद हुए, 20 भारतीय जवान शहीद हुए। तो देखिए भारतीय जवान शहीद हुए यहाँ पर कर्नल सहित, और एक ऐसी सैन्य झड़प, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस डेट को ये झगड़ा हुआ था, आपस में झड़प हुई थी। तो इसे झड़प नहीं कहेंगे, एक तरीके से यहाँ पर इंटेंशनली कार्य कह सकते हैं जहाँ पर कर्नल और 20 जवान हमारे शहीद हुए। ये घाटी का नाम है गलवान घाटी, जो कि कहाँ पड़ती है? पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में। और ये झड़प किन देशों के सैन्य नागरिकों के बीच में हुई थी? तो आपको याद रखना है ये भारत और चीन। अब आप देखिए कि भारत और चीन के बीच में इतनी टेंशन है, जब भारत और चीन के बीच सेनाओं के बीच में इतनी टेंशन हुई, हमारे इतने लोग शहीद हुए, ठीक है, तो इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ऐसी हमारे पूरे देश में एक तरीके से बहुत गुस्सा था, बहुत रोष था कि चीन से आने वाला जो व्यापार है, चीन से जो सामान हम यहाँ लेकर के आ रहे हैं, इतनी एप्लीकेशंस हमने चीन की डाउनलोड कर रखी हैं, टिकटॉक टाइप जैसी, तो क्यों ना हम उनका बहिष्कार करें। हम चीन का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। ये इतने हमारे जवान यहाँ शहीद हो गए हैं, तो इनकी आत्मा को शांति कब मिलेगी? जब हम चीन के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा उन्होंने हमारे साथ किया। तो क्यों ना हम कोई ऐसा डिसीजन ले कि जिससे कि चीन को अपनी गलतियों का एटलीस्ट पश्चाताप हो। तो सरकार ने एक फैसला किया कि चीन की बहुत सारी एप्लीकेशंस थी जिनको क्या कर दिया है, जिन पर भारत में बैन लगा दिया गया। तो भारत के द्वारा कितनी चीनी एप्स पर बैन लगाया गया, एक ये अच्छा क्वेश्चन निकल करके आता है। तो ये आप लिखेंगे नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट आप लिखें राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार के द्वारा कितनी चीनी एप्स पर
कितनी चीनी ऐप पर, ऐसे कर सकते हैं, ऐप्स पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन लगाया गया? कितनी संख्या? ये तो हमें पता है कि कुछ चीनी ऐप्स हैं जिन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, और ध्यान रखेंगे सब पर नहीं लगा है, लेकिन बहुत सारी चीनी ऐप्स हैं जिन पर लग गया है। तो नंबर ऑफ चीनी ऐप्स जिन पर हमने प्रतिबंध लगाया है, तो यहाँ लिखेंगे आप उनको 59 चीनी ऐप्स थी जिन्हें भारत सरकार के द्वारा 29 जून 2020 को प्रतिबंध लगा दिया गया। डेट तो स्पेशली बीओ के एग्जाम के लिए आप डेट भी याद रख सकते हैं, अदरवाइज दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए सीधा याद रखें कितनी चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब देखें नेक्स्ट, फोर्ब्स मैगजीन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर साल पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि फोर्ब्स मैगजीन कहाँ की है? अमेरिका की है। तो फोर्ब्स मैगजीन ने 2020 की अरबपतियों की लिस्ट जारी की है। किसकी? अरबपतियों की लिस्ट जारी की है। तो फोर्ब्स मैगजीन 2020 की अरबपतियों की सूची में पहला स्थान किसका है? खूब आता है एग्जाम में क्वेश्चन। और जिनका पहला स्थान है ये किस कंपनी से रिलेटेड है? ऐसा कौन सा इन्होंने काम किया है भाई जहां इनकी इनकम इतनी बढ़िया हो रही है? या फिर भारत का कौन सा व्यक्ति है जो फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे नंबर 1 अरबपति की लिस्ट में आता है? तो यहाँ हम देखें 34वीं है। सबसे पहले याद रखनी है फोर्ब्स की ये कौन सी सूची जारी की गई है? 34। अब दूसरा कि इन अरबपतियों की लिस्ट में कुल 2095 अरबपतियों को शामिल किया गया है। फोर्ब्स मैगजीन की सूची में कितने अरबपति शामिल हुए हैं? 2095। इसके बाद इन अरबपतियों में सबसे ज्यादा अरबपति कहाँ के हैं? तो आप देखें अमेरिका के सबसे ज्यादा अरबपति अमेरिका में हैं। कितने? 614। 2095 अरबपतियों में अकेले अमेरिका के 6 से 14 अरबपति आते हैं, शामिल हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट या सूची के अनुसार विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो देखें धनी व्यक्ति में पहला स्थान आप कई सालों से जेफ बेजोस का पढ़ते आ रहे हैं, और इस बार भी जेफ बेजोस जो कि अमेजन कंपनी, अमेजोन जैसे आप बोलते हैं, अमेजोन के क्या हैं? संस्थापक हैं। और इनकी पास कितनी संपत्ति है? तो आप देखें 113 अरब डॉलर। जेफ बेजोस जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, कितनी संपत्ति के साथ? 113 अरब डॉलर संपत्ति के साथ। दूसरा स्थान किसका है? बिल गेट्स का। बिल गेट्स जो कि कभी नंबर 1 भी हुआ करते थे, लेकिन अमेजोन के बाद अब जेफ बेजोस आ गए हैं और ये अब नंबर 1 हैं। दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं। कहाँ किसके? माइक्रोसॉफ्ट, ये भी अमेरिका के हैं। अब यदि हम बात करें कि भारत का कौन सा व्यक्ति है जो इस लिस्ट में आता है सबसे ऊपर, तो भारत के मुकेश अंबानी। कौन सा नंबर है भारत के मुकेश अंबानी का? 21वां नंबर है। देखें फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट में किस भारतीय का स्थान पहला है? तो मुकेश अंबानी का। किस भारतीय का? किस व्यक्ति का पूछ रहा है? तो जेफ बेजोस का। लेकिन किस भारतीय का स्थान पहला है? तो मुकेश अंबानी का। और आप मुकेश अंबानी के बारे में सब लोग जानते हैं, कोई इनका अनोखा नाम नहीं है। 21वां स्थान है और हमेशा नंबर 1 की लिस्ट में भारत में यही आते हैं। और देखें इनकी संपत्ति कितनी है? 36.8 अरब डॉलर। जहां दुनिया के सबसे अमीर आदमी 113 अरब डॉलर है, वहीं भारत का सबसे अमीर आदमी 36.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स मैगजीन ने नंबर 1 की लिस्ट पर रखा है। सबसे धनी महिला, दुनिया की सबसे धनी महिला कौन है? एलिस वॉल्टन, जो कि इनकी लिस्ट में यदि नाम देखा जाए तो 9वें नंबर पर आती हैं, जबकि महिलाओं में देखा जाए तो उनका स्थान पहला आता है। तो 2 साइंस में आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति, तो आपको नाम याद रखना है जेफ बेजोस जो कि अमेजॉन के संस्थापक हैं, और दुनिया की सबसे अमीर महिला तो आपको नाम याद रखना है एलिस वॉल्टन। जनरली हम दुनिया का सबसे अमीर आदमी याद कर लेते हैं, महिला भूल जाते हैं, लेकिन आपको महिला का नाम भी याद रखना है, अर्थात महिलाएं भी अमीर होती हैं। एलिस वॉल्टन 9वें नंबर पर हैं। तो और मुकेश अंबानी का नंबर यहाँ पर कौन सा है? 21वां। तो ये लिस्ट आप रख लें, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कुल कितने अरबपति इस लिस्ट में शामिल हुए। सबसे ज्यादा अरबपति इस लिस्ट में कौन से देश के हैं? मैंने कहा अभी अमेरिका के। नंबर 1 भी कहाँ का है? अमेरिका के ही है, जेफ बेजोस। और दूसरे स्थान पर भी बिल गेट्स हैं।
और एक नाम आपने सुना होगा मार्क जुकरबर्ग का, वो भी 7वें नंबर पर आते हैं, लेकिन यहाँ ये ही नाम आप याद रखें स्पेशल। इसके बाद देखें, लिख लिया होगा आपने ये, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप इसे देख लें। लेकिन बीओ के एग्जाम के लिए आप अच्छे से इसे याद रखेंगे, दिल्ली पुलिस के लिए भी आपके अच्छे क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं। एक प्रोग्राम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है 5T योजना। 5T योजना, पहला क्वेश्चन तो यही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5T योजना कौन सी सरकार की है? तो अब याद रखें दिल्ली सरकार की, आप उसको याद रखें, दिल्ली सरकार की योजना। अब दिल्ली सरकार का मतलब है कि आपके दिमाग में एकदम से केजरीवाल का चेहरा आ जाता है कि 5T योजना, दिल्ली सरकार का मतलब है केजरीवाल। अब ये योजना उन्होंने किस लिए शुरू की है? तो आपको याद रखना है कोरोना से बचाव हेतु, कोरोना से बचाव हेतु। अब इस योजना का नाम 5T योजना क्यों रखा गया है? तो इसका मतलब है इसमें कितने टी हैं? इसमें 5T हैं। अब ये 5T योजना के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तो आपको 5T का मीनिंग याद होना चाहिए, तो आप उसको लिखेंगे 5T के अंतर्गत। देखिए यहाँ नोट करके लिख सकते हैं, 5T के अंतर्गत टेस्टिंग, टी से टेस्टिंग, दूसरा ट्रेसिंग, TRACING, तीसरा टीम वर्क, टीम वर्क, चौथे नंबर पर लिखें ट्रीटमेंट, TREATMENT, और पांचवें नंबर पर लिखें ट्रैकिंग। तो ये हो गई आपकी 5T। अब देखें 5T के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है, इनमें से 3 वर्ड लिखे हुए मिलेंगे, एक कहीं बाहर से आ जाएगा और वो भी टी से शुरू होगा, तो होंगे चारों टी से ही। लेकिन आपको याद रखना है टेस्टिंग है, ट्रेसिंग है, टीम वर्क है, ट्रीटमेंट है और ट्रैकिंग है। इस 5T के अंतर्गत ये 5 टी आते हैं और इस योजना को शुरू किया गया है दिल्ली सरकार अर्थात केजरीवाल के द्वारा। और उद्देश्य क्या है शुरू करने का? कोरोना से बचाव करना। और आपने जहां देखा कि एक तरफ जहां दिल्ली देश की राजधानी, जिसमें विभिन्न राज्यों के कोने कोने से लोग आते हैं, बसते हैं, और दिल्ली आए बिना लोगों को काम नहीं चलता क्योंकि सब एक दूसरे से वहां पर लिंक है, देश की राजधानी है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली के लिए खतरा विशेष बढ़ जाता है कोरोना के लिए, और एक समय पे बहुत ज्यादा वहां पर गिराव बढ़ा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली में बहुत हद तक चीजें कंट्रोल हो गई हैं क्योंकि उन्होंने 5T योजना, इस योजना के या इस फ्रेमवर्क के तहत उन्होंने अपना काम शुरू किया और ये बचाव हेतु कार्यक्रम चलाया गया 5T योजना। तो ये लिखे आप यहाँ पर। इसके बाद देखें नेक्स्ट, एक अवार्ड है जिसे आप बोलते हैं हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020। और ये पेटा इंडिया द्वारा दिया गया, पेटा इंडिया, पेटा एनिमल से रिलेटेड है, पेटा इंडिया द्वारा दिया गया। और इस बार जो पेटा, या इस सीधा कह सकते हैं कि पेटा अवार्ड किसको दिया गया? किसको दिया गया पेटा अवार्ड? नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। अब आपको पता ही है कि नवीन पटनायक कौन है? ये ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री को मिला है इस बार का 2020 का पेटा अवार्ड या फिर हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020। अच्छे से याद रखेंगे। अब एक सिंपल क्वेश्चन पेटा का आ जाता है कि पेटा की फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल। तो पेटा देखें यहां पर, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल्स, ट्रीटमेंट एनिमल्स।
तो पेटा की फुल फॉर्म याद रखें, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल्स। और हम ऊपर कह ही रहे थे कि एनिमल्स अवार्ड किसको गया है, तो नवीन पटनायक। पैसे पटनायक और पैसे पेटा, देखिए ध्यान रखेंगे, है ना। ये जो पेटा है ये एनिमल्स के लिए है, और इसकी स्थापना कब हुई थी पेटा की, यदि याद रखें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है नॉरफॉक। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, नॉरफॉक में, हेडक्वार्टर नॉरफॉक पेटा। और कहां पर है ये, वर्जीनिया, वर्जीनिया यहाँ पर हेडक्वार्टर है। अब देखें 3-4 के क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से इसके आ गए हैं, तो लिखें आप इसको। तो आज के लिए आप देखेंगे कि मैंने आज को करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए, और आप इन्हें बार बार पढ़ें, बार बार देखें, खूब सारे कमेंट करें, मोटिवेशन मुझे मिलता है, फिर मैं आपको और अच्छे से क्वेश्चन करंट के। और दिल्ली पुलिस वाले बीओ का एग्जाम देखो अब 16 सितंबर को है, आप यहाँ पर वीडियोस देख करके थोड़ा सा रिवाइज करके चले जाएंगे। और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल टेंशन ना लें, उनका करंट अफेयर्स और उनका जीके का पार्ट मैं बहुत अच्छे से करा करके भेजूंगी, एग्जाम तक कंप्लीट करा दूंगी। तो आप इन्हें वीडियो को देखते रहें, पढ़ते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद।